आप सभी का सरकारी जॉब प्लेटफॉर्म एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाला हूं, जिनकी रैंक 159 आई हुई है मध्य प्रदेश में संविदा वर्ग 3 में। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मुझे अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कहीं ना कहीं मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कम से कम दिल्ली या कि इंदौर जाना ही पड़ेगा। आपके लिए ये सेशन इसलिए लेकर आए हैं हम कि आपको ये पता चल सके कि आप घर में रहकर भी बहुत अच्छे से न सिर्फ तैयारी कर सकते हैं बल्कि आप रैंक भी ला सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले रिया, स्वागत है आपका सरकारी जॉब प्लेटफॉर्म एकेडमी पर। और सबसे ज़रूरी बात, बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं आगे के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, 159 रैंक आई है फीमेल कैटेगरी में आपको, तो कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? और सेकंड क्वेश्चन है, क्या एक्सपेक्ट किया था कि मेरी इतनी रैंक बनेगी? सबसे पहले थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद ये चीज़ जान के कि रैंक भी आई है एंड क्वालिफाइड भी हुआ है। और फीमेल में 159 है एंड दोनों में 125 है। तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में होता नहीं है इतना जल्दी की चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ, आप अच्छा स्कोर कर पाओ एंड रैंक भी आ जाए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी उम्र 22 है। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी आना, और जहाँ लोगों को और स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा बैकग्राउंड चूज़ करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, इतनी कम उम्र में तुमने एग्ज़ाम निकाला है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई? उसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर तुम्हें किसी को सजेस्ट करना हुआ, क्योंकि नॉर्मली हमें पता नहीं चलता है कि इतनी कम उम्र में हमें क्या डिसाइड करना है, क्या लेना चाहिए, तो उसको कैसे फिगर आउट किया तुमने कि मुझे यहाँ नहीं यही करना है और इसी फील्ड में जाना है मुझे? ओवरऑल कि टीचर ही क्यों बनना है? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर? ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं आई थी ना। मैं नहीं होता है, इंसान पता नहीं होता है कि आपको क्या करना है और सभी सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, आप ये चीज़ कर सकते हो, इस चीज़ पे जाओ, इसमें जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, इसके बाद आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। बेसिक चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आप उसको अच्छे से सकते हो या। तो ये चीज़ें शुरू हमारे स्कूल टाइम से, जब हम स्कूल पे थे तब चीज़ें हमारी वहाँ से स्टार्ट हुई। हम बोलते थे चीज़ें, स्पीकिंग की बात हो या डिबेट करना हो या किसी को एक्सप्लेन करना हो, कुछ चीज़ें प्रेजेंट हो, तो वो सारी चीज़ें माइंड में रखी। और जब हमारा ग्रेजुएशन हो रहा था तब लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में हम लोगों के एग्ज़ाम्स जो होने थे वो ऑनलाइन होने और क्लासेस भी ऑनलाइन चलती थी। ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज़ फील हुई कि जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे और जो बाकी टीचर प्रेजेंट करते थे वो हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ना होता था और उसके बाद वो चीज़ें याद करनी होती थी। तो हमारे जो भी दोस्त थे उनको चीज़ें इतना जल्दी समझ में नहीं थी, वो तुरंत पढ़ के चीज़ें समझ पाएँ। तो हमारा क्या काम होता था, हम एक बार समझने के बाद उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते थे और एक्सप्लेन करने के बाद उनको चीज़ें समझ में, वहाँ से हमको भी समझ कि हम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमने एक बार भी देखी हैं या कहीं पे भी चीज़ें सुनी हुई हैं। तो बस हमारी एक ही स्ट्रैटेजी थी कि हम अच्छा कर सकते हैं, पहले हम उसमें ट्राई करते हैं। अगर हम सक्सेस हो जाते हैं चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और नहीं होता है तो फिर जो हमारे अच्छा है और भी जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं वो चूज़ करेंगे। पहले हमको टीचर नहीं बना, उसके बाद जब पता अच्छे से कर सकते हैं तब उसके बाद MSc ना, फिर B.Ed में एडमिशन ले लिया। एडमिशन भी लिया था तो सर से पूछा हुआ था कि क्या ये चीज़ रहेगी या नहीं, क्योंकि सबका ये कहना था कि आप चीज़ें कंटिन्यू रखो, BSc से आप इसी में जाओगे तो चीज़ें चेंज नहीं होगी, ब्रेकआउट नहीं होगा, आप चीज़ें कंटिन्यू करो। और अगर एक अलग फील्ड चुन रहे हो तो आपको भी प्रॉब्लम जाएगी और बाद में जब नहीं हो पाएंगी चीज़ें तो फिर वो चीज़ छोड़ना भी पड़ेगी। और फॉर्चुनेटली एग्ज़ाम भी अलग से पोर्टल का रीओपन हो गया। ये 2019 का एग्ज़ाम था जो कि पोर्टल ओपन हुआ एंड बस चेक करने के लिए दिया हुआ था कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और फिर हो गया। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए पूछा क्योंकि रिया ने जब सरकारी जॉब एकेडमी में एडमिशन लिया तो स्पेशली बैंक की तैयारी के लिए लिया था, राइट? तो बीच में फिगर आउट किया रिया ने कि मुझे नहीं टीचिंग ही करनी है। मैंने ये भी पूछा क्योंकि हमें
कई हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, या हमें किसी ने या इसलिए कुछ कर रहे होते हैं, या तैयारी कर रहे हैं। सो फॉलो योर फीलिंग्स, है ना, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि दूसरे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको सजेस्ट करे। क्योंकि जब आप कुछ सोच करते हो तो आपके एक प्रेशर रहता है कि नहीं, आप फेल नहीं हो सकते उस चीज़ में, आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मेरा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आर यू नर्ड टाइप स्टूडेंट, क्योंकि जब ऐसी रैंक आती है स्टूडेंट्स की तो दूसरे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है नहीं, ये तो बहुत पढ़ाकू टाइप की या स्टूडेंट है, ये सारा दिन भर इसका पढ़ने का ही काम है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करता है या करती है ना। तो इसलिए उनके लिए आप बताओ कि क्या इस तरीके के स्टूडेंट हो या नहीं, दूसरी भी एक्टिविटीज़ में तुम पार्टिसिपेट करती हो, किस तरीके का टाइम मैनेज करती हो, पढ़ने का क्या समय रहता है, ये सारी बातें बताओ थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं थे, ना पहले थे, ना ही हम अभी हैं। अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अगर आप रिफ़्रेश नहीं हो तो आप चीज़ें जो भी पढ़ोगे ना ही आपके माइंड में बहुत टाइम तक स्टेबल रहेंगी, और वो तुरंत से चीज़ें स्किप होने लगेंगी। छोटी छोटी चीज़ों में आप कवर ही नहीं कर पाओगे। तो बाकी एक्टिविटीज़ भी जब भी पढ़ते पढ़ते मूड ऑफ हो जाता था, या जब भी लगता था कि हाँ अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो बस वहाँ पे हम बंद कर देते थे। और अदर एक्टिविटीज़ जैसे हमको क्राफ्टिंग बहुत अच्छी लगती है, तो पेपर्स उठाया और बस कुछ क्राफ्ट करने लगे, या म्यूज़िक सुन लिया, या फिर बाहर घूम आए, या थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर ली। तो ये सारी चीज़ें भी करते थे, बस पूरा टाइम बुक्स नहीं थी। जब भी ऐसा फ़ील होता था कि हाँ थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट चाहिए, हम तुरंत पढ़ाई रोक देते थे वहीं पे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, क्योंकि रिया मेरी स्कूल की जूनियर भी है, इसलिए मैं रिया के बारे में जानता हूं। शी इज़ ए स्टूडियो टाइप स्टूडेंट, नो डाउट, बट इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करती है। और मैं दूसरे स्टूडेंट को भी यही बोलूँगा कि आपका सिर्फ पढ़ने के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज़ में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपका मूड फ्रेश रहता है, और अगेन आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस लेकर एग्ज़ाम वैसे भी निकलता भी नहीं है और ना ही इससे कोई फ़ायदा होता है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्योंकि जब भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, किसी भी टाइप का अगर आप एग्ज़ाम देते हो, तो दो बातें होती हैं। एक तो ये कि आपका एक कोई फेवरेट, दैट मीन्स यू कैन से दैट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, और एक कोई वीक सब्जेक्ट होता है। तो पहला स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था, दूसरा वीक सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? जहाँ तक बात है इस एग्ज़ाम की, तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स लगते थे वो हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ेमिलियर नहीं थे, क्योंकि हमने बीएससी की हुई है, ना ही कभी हम आर्ट्स से थे, और ना ही कभी पहले से हमने बीएड किया हुआ था कि पेपर में थोड़ा सा भी यूज़फुल हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों का पहले से बीएड था उनको इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा प्रॉफिट था कि उनके लिए चीज़ें नई नहीं थी, और ये हमारे लिए प्रॉफिट भी वो था और थोड़ा सा लूज़ भी था। इसलिए, क्योंकि प्रॉफिट इसलिए था, नई चीज़ें थी, इंटरेस्ट आया तो चीज़ें दिमाग में बैठ गई, और एग्ज़ाम के व्यू से भी काफ़ी अच्छा हुआ। और थोड़ा सा लॉस इसलिए था कि नई चीज़ें थी जो नहीं समझ में आई थी, उनको कवर करने के लिए टाइम बहुत कम था, क्योंकि 2 महीने मिले हुए थे। दिसंबर में फॉर्म रीओपन हुआ है, लास्ट दिसंबर में, और मार्च में एग्ज़ाम हो गया है। तो ये सब्जेक्ट्स तो कभी पढ़े नहीं थे। और अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अदर से बात की जाए तो एप्टीट्यूड अच्छा है एंड इंग्लिश अच्छी है, और इसके अलावा वीक सब्जेक्ट्स है तो थोड़ा सा हिस्ट्री वीक है, क्योंकि डेट्स वगैरह याद नहीं होती हैं और सन भी याद नहीं होते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लिंक करता हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका, जैसे तुमने ये नाम लिया कि मेरा एप्टीट्यूड और इंग्लिश अच्छा है, यही दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट वीक है, अगर या पर्टिकुलर जैसे तुमने बोला हिस्ट्री वीक है, तो किसी वीक सब्जेक्ट को अच्छा बनाने के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताओ। अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत वीक है तो
बस बेसिक अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जितना भी गेम होता है ये सब कुछ बेसिक का गेम है। अगर आपका स्कूल टाइम से बेसिक अच्छा है, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। क्योंकि कंपटीशन की मैथ्स जो होती है और स्कूल की जो मैथ्स होती है वो बहुत अलग होती है। स्कूल की मैथ्स सिर्फ वहीं पे लिंक होती है जहाँ पे बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं। बाकी कंपटीशन की मैथ्स एप्टीट्यूड तो बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, वो काफ़ी ईजी होती है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो बस प्रैक्टिस कीजिए, एप्टीट्यूड अच्छी हो जाएगी। और जहाँ तक अगर इंग्लिश की बात है तो बुक्स पढ़िए, और जितना भी हो आपका, आप डेली जो भी चीज़ें बोलते हो कोशिश कीजिए कि बेसिक टर्म्स आपको इंग्लिश के आने ही चाहिए। और इतना ही नहीं कि बस हमने पढ़ लिया, उसको एक आदत बनाइए कि हमने अगर कोई 10 वर्ड दिन में पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं हम उन 10 वर्ड का यूज़ भी करेंगे। क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो तो वो आपके माइंड में स्टेबल रहती हैं। एंड कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो फ़ोन से गूगल नहीं करना है, उसको डिक्शनरी पे सर्च करना है। डिक्शनरी से वो भी फिंगर्स रख के कि किस वर्ड के बाद क्या आ रहा है, और उसके बाद वो चीज़ें माइंड में रखनी है। वो भी इंग्लिश की चीज़ इंग्लिश में ही आपको पढ़नी है, ना कि हिंदी में पढ़ लिया कि इसका मीनिंग ये होता है बस। और अगर कोई और सब्जेक्ट भी वीक है तो बस उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी अच्छा हो जाएगा। और जो भी चीज़ें लग रही हैं कि हाँ ये हमारे समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप प्लीज़ मेथड चेंज कर दीजिए। क्योंकि हर चीज़ को सॉल्यूशन उसके लिए काफ़ी सारी आपके पास मेथड्स होंगी। अगर आपको एक अप्रोच में समझ नहीं आ रहा है तो आप मेथड चेंज कर दीजिए, आप बुक चेंज कर दीजिए। क्योंकि कई बार राइटर्स का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, राइटर और बुक चेंज हो जाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं। बस आपको 2 से 4 बुक्स उठानी है, कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है, कोई भी वीक सब्जेक्ट होगा आप उस पर भी अच्छा कर सकोगे। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादातर यही क्वेश्चन रहता है कि हमें कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, है ना, कितना टाइम देना चाहिए किसी चीज़ को। ऑल्दो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बट तुमने कितना टाइम दिया हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे और 5 सब्जेक्ट को क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, या जो सब्जेक्ट अच्छा था उसको थोड़ा कम टाइम दिया, और जो सब्जेक्ट थोड़ा तुम्हें लगा कि नहीं ये वीक है मुझे इस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जैसे स्पेशली प्रॉब्लम किस में आती है, पेडागॉजी में अगर हम बात करें, संविदा वर्ग, संविदा में या किसी भी टीचिंग फील्ड में आपको पेडागॉजी पर एक अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाई और किस तरीके से स्टडी किया, इसके बारे में थोड़ा बताओ। जहाँ तक टाइम देने की बात है, तो अगर ओवरऑल टाइम देखा जाए तो जब से हमने स्टार्ट किया था जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके बीच में 1 साल पूरा का पूरा लग गया है, जिसमें संविदा की पढ़ाई नहीं की थी। जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी पढ़ी हुई थी, तो वो बहुत काम आए। क्योंकि जब आपके पास बेसिक चीज़ें और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, एमपीजी के आपका पढ़ा हुआ है, आपकी ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, साइंस पढ़ी हुई है, तो जब भी आप संविदा की चीज़ें पढ़ रहे होते हो तो आप उनको रिलेट कर सकते हो। और पढ़ना भी ऐसे नहीं है कि हाँ बैठ गए हैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारे पास बस डेली का टास्क होता था कि इस सब्जेक्ट की इतनी चीज़ें करनी है और उस दिन करनी है। 2 घंटे में हो जाती हैं तो उसके बाद हम अलग से चीज़ें नहीं करते थे, और अगर उनमें 4 घंटे या 6 घंटे लग रहे हैं तो उतना टाइम भी दिया है। कोचिंग के बाद जितना टाइम बचता था वो होमवर्क में जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में जाता था। उसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ी हुई हैं, अगर थोड़ी सी चीज़ बताई हुई है तो उससे रिलेट जितनी भी चीज़ें हमारी नोट्स में हैं, या तो वो साइंस से रिलेट कर रही हूँ या ज्योग्राफी से रिलेट कर रही हूँ या एमपीजीके से हो या किसी अलग चीज़ से हो, उनको भी घर पे जाके देखा हुआ है। क्योंकि कंपटीशन 2 महीने या 3 महीने में नहीं निकलता है। आपको सारी चीज़ें एक बार जब आ रही होती हैं तब आप उस पर्टिकुलर सिलेबस की चीज़ें पढ़ सकते हो और फिर एग्ज़ाम निकलेगा। सिर्फ उतना पढ़ने से या 4 घंटे 6 घंटे पढ़ने से नहीं होता है। रिया ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हम प्रिपरेशन तब स्टार्ट करते हैं जब किसी एग्ज़ाम की डेट आती है। स्पेशली अगर हम बात करें छोटे सिटी में, ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि हमें 2 या 3 महीने में तैयारी कर लेंगे और हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तैयारी करने को आप कर सकते हो, लेकिन उससे आपका रिजल्ट नहीं बन सकता। सिर्फ आपको कुछ चैप्टर्स और कुछ ही चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। इसलिए हमारा स्पेशल फोकस होता है कि जब भी स्टूडेंट्स आए तो हम उसको ये बोलें कि वो कम से कम 1 ईयर टाइम दे, जिससे उसके सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक चीज़ें, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से रेडी हो सके। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर देते हो तो आपका डेफिनेटली वो निकलता है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पर अगर सबसे बड़ा हर्डल है कुछ, तो वो है सोशल नेटवर्किंग साइट।
सोशल मीडिया। सो डू यू यूज़ देम, यूज़ करती हो तुम? और अगर यूज़ करती भी हो तो कितना यूज़ करती हो? क्योंकि ऐसा होता है सोशल मीडिया को यूज़ करते करते कैसे टाइम निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में हमें दूसरे काम नहीं है, हमारा सारा का सारा टाइम वेस्ट अगर कहीं होता भी है तो सोशल मीडिया पर होता है। तो उसको कैसे मैनेज किया, इसके बारे में बताओ आप। सोशल मीडिया में भी उस टाइम पे जितनी भी नॉलेज वाली चीज़ें थी वो सारी फॉलो कर ली हुई थी। तो जो भी फीड में आती थी वो चीज़ें पढ़ाई लिखाई की ही आती थी। तो जब भी ऐसा होता था कि हाँ कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं और पढ़ाई का आ गया तो अचानक से ध्यान आता था कि अभी ये टास्क बचा हुआ है। और ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया से भी आप पढ़ सकते हो। जैसे अगर यूट्यूब की भी बात की जाए तो उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स थे जो रिकमेंड होते रहते थे, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा था, उनको भी देखा था, उनकी भी चीज़ें पढ़ी हुई थी। क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा बार पढ़ लोगे चीज़ें और अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और ज़्यादा स्टेबल भी होती हैं। तो यूट्यूब पे भी चीज़ें पढ़ी हुई थी, और अगर इंस्टाग्राम पे भी था तो उस पे भी उस टाइम पे सारी चीज़ें फॉलो कर ली थी। और ये नहीं है कि सारी चीज़ें बंद कर दी थी, सब कुछ कंटिन्यू था, बस उसका टाइम कम कर दिया था, क्योंकि टाइम उस टाइम पे बहुत ही कम था, 2 से 3 महीने थे। अगर वो स्क्रॉल करते रह जाते तो फिर नहीं हो पाता। इस वजह से वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, अननेसेसरी चीज़ें थी, उनको हटा दी थी। सोशल मीडिया भी वही चीज़ें देखते थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए होती हैं। और हाँ, मूड रिफ़्रेश करने के लिए ज़रूर यूज़ करते थे, बट एक समय होता था कि हाँ 10 मिनट देखना है या 15 मिनट देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। और लोगों को भी बहुत सारा हटा के रख दिया था कि सोशल मीडिया पे कई बार होता है आप इंटरेक्ट करते रहते हो, आपको पता नहीं चलता, आपका टाइम भी चला जाता है। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें ध्यान में रखी थी कि आपको किन लोगों के अपना टाइम देना है और किन को नहीं देना है, क्योंकि अननेसेसरी लोग भी आपको उस टाइम पे बोलेंगे कि ये पढ़ लो, ये चीज़ें पढ़ लो, यूट्यूब पे भी रिकमेंड होगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता, हम बस उसको ज़्यादा बना लेते हैं, कभी कुछ देख रहे होते हैं, कभी कुछ देख रहे होते हैं। आपको 2 से 3 बार सबसे पहले तो वो सिलेबस ही याद कर लेना चाहिए कि क्या क्या आने वाला है और हमको क्या चीज़ें देखनी है। अननेसेसरी हमें कुछ चीज़ नहीं देखनी है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप एग्ज़ाम के पहले खुद को टाइम दीजिए, ना कि एग्ज़ाम के टाइम पर वो चीज़ें आपको देखनी है। आपको एग्ज़ाम टाइम पर सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस रखना है कि क्या आने वाला है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या हमको हटा देनी है, जो हम बाद में देख लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो भी टीचिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगी? क्योंकि जैसे तुम्हारी रैंक आई है, रैंक के अलावा जैसे बहुत सारी तुमने तरीके भी बताए कि किस तरीके से हमें तैयारी करने के साथ क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो और उनका एग्ज़ाम किसी न किसी वजह से रुक गया या अच्छा नंबर नहीं आए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उनके लिए क्या सजेशन है? सबसे पहले तो टाइम देना है आपको, बेसिक चीज़ें सबसे पहले क्लियर करनी है। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में होता है कि हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, पर उनको ऐसे नहीं पढ़ना है। एज एग्ज़ाम्पल, जैसे हम डेज़ याद कर रहे होते हैं, संविदा के एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं कि अर्थ डे कब है, वाटर डे कब है, तो अगर अपन ने पढ़ा कि हाँ टाइगर डे 29 जुलाई को होता है, तो अपन को सिर्फ उतना नहीं पढ़ना है। टाइगर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसका साइंटिफिक नाम हो, उसके लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हो एनिमल के लिए, जितनी भी स्कीम या पॉलिसीज़ चल रही हो, अगर टाइगर से रिलेटेड कोई और चीज़ें, एमपी में कितने % टाइगर हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, या उनकी वजह से कोई इंसान फेमस है, क्या किसी को टाइगर मैन बोलते हैं, आपको एक क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करना है, उसके जितने भी टर्म्स हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप प्लीज़ उसको वहाँ पर ध्यान दीजिए। हम एक टाइम पर एक क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड कई चीज़ें हम एक साथ अगर प्रिपेयर करेंगे, और तुरंत ये भी नहीं सोचना है कि हम बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सारी नोट्स जब भी आप पढ़ रहे हो आप अपने पास रखिए, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी टर्म आ रहे हैं, उनसे रिलेट करके जो भी आपकी नोट्स में लिखा हुआ है आप उसको तुरंत ध्यान कीजिए और वहीं पे ध्यान कीजिए। दिन में 10 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी पता होनी चाहिए। अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो और एक क्वेश्चन में आपके पास 5 चीज़ें भी मिल रही हैं, तो आप दिन में 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 50 चीज़ें कर रहे हो, महीने में आप काफ़ी सारी चीज़ें कर लोगे। आपको इतना तो हो ही जाएगा कि ठीक है सिलेबस से बाहर भी आ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम।
अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें 2 के बारे में पता है कि ये चीज़ इससे रिलेट नहीं करती, तो हम तुरंत उन 2 को हटा सकते हैं, हमारे पास बचे 2। उन 2 में नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो ही जाएगा जब आप उन टर्म्स को भी रिलेट करके पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नहीं आता बट हम ऑप्शन हटा के कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस पढ़ें उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको तुरंत पढ़नी है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, बाद के लिए कुछ नहीं हो पाएगा, ना ही इतना टाइम होता है। आपको तुरंत नोट्स उठानी है, तुरंत वहीं की वहीं सारी चीज़ें देखनी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि सरकारी जॉब एकेडमी में आने के बाद किस तरीके के आपको हेल्प मिली, कि किस तरीके की स्ट्रेटजी से रिलेटेड या थॉट प्रोसेस से रिलेटेड और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड किस तरीके से लगा कि नहीं मुझे यहाँ आकर नहीं मेरे कुछ चीज़ों में चेंजेस आए हैं और मुझे हेल्प मिली है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताओ आप। सबसे पहले तो सरकारी जॉब एकेडमी से डायरेक्शन ही मिला था, क्या चीज़ें करनी है इसके बारे में हमको भी नहीं पता था। जो चीज़ें सही है हमारे लिए और जो चीज़ें गलत हैं, ये अगर डिसीज़न मेकिंग की एबिलिटी आई तो इसी वजह से आई, इसी कोचिंग की वजह से आई। यहाँ आने के बाद चीज़ें पता चली कि हाँ हम इस चीज़ में अच्छे हैं और ये चीज़ें कर सकते हैं। और हमने जब भी ये चीज़ की थी सबसे पहले मोहित सर से पूछा हुआ था क्या ये हमारे लिए सही रहेगा, क्या हम बीएड कर लें। सर ने बोला था हाँ कर लीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी डिसीजन खुद से कर रहे होते हो तो आपके पास एक टाइम बाउंडेशन होता है और एक प्रेशर होता है कि अगर आप सक्सेस नहीं होते हो तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। आपको चीज़ें आपके हिसाब से अब नहीं मिलने वाली अगर एक बार भी फेल हो जाते हो। यहाँ आने के बाद बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई गई, सारी चीज़ें बताई गई और जितना भी संविदा के लिए जितना भी मटेरियल था हमने कहीं अलग से ना ही कोई बुक ली थी और ना ही कहीं अलग से कंटेंट देखा हुआ था। सारा कुछ सर लोगों ने प्रोवाइड कराया था और जितना भी एग्ज़ाम में आया या मिला वो सारा कुछ यहाँ जितना बताया गया था उनसे रिलेट करता हुआ था। वो 2 महीने 3 महीने जितने भी थे उसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी, सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। और इसके पहले भी जो टाइम दिया हुआ था उसमें भी सर लोगों ने सारी बेसिक चीज़ें बताई हुई थी जो हमने रिलेट की थी और फिर धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें उस टाइम पे काम आई जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो कंटेंट से लेके डायरेक्शन तक की जितनी भी प्रोसेस थी वो सारी इसी कोचिंग से हुई थी। क्योंकि आपको ये बोलने वाले बहुत लोग होते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो या डायरेक्शन नहीं देगा। बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, अदर चीज़ें हैं, बुक्स हैं, आपको सब कुछ मिल जाएंगी, लेकिन कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये चीज़ अगर आपको कोई बता सकता है तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। एंड ये सरकारी जॉब एकेडमी से ही ये हमको पता चला था कि क्या पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे लिए तो बहुत ही फर्स्ट अटैम्प्ट था। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या करना है, कैसे चीज़ें करना है, कहाँ से कंटेंट लेना है। बस बिलीव रखा कि सर लोग जो भी पढ़ा रहे हैं वो आएगा। कभी डाउट नहीं किया है, आपको अपने टीचर पे कभी डाउट नहीं करना है कि जो पढ़ा रहे हैं ये आता है या नहीं आता है। आप उसको पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर वो फ़ायदा देगा, ऑप्शन एलिमिनेट करने में हो या उसका सोल्यूशन ढूंढने में हो। बस बिलीव रखना है और हमको पूरा बिलीव था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ये ज़रूर हमारे एग्ज़ाम में आएगा। और इस वजह से हमको कभी डाउट नहीं हुआ है, कभी भी चेक नहीं किया है कि क्या ये सही है या ये गलत है, क्योंकि सारी चीज़ें बिलीव के ऊपर डिपेंड करती हैं। डायरेक्शन है, बिलीव है और फेथफुल रहिए बस अपनी चीज़ों को लेके कि हाँ आप कर सकते हैं। और ये चीज़ भी बीच बीच में आपको कौन मोटिवेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके टीचर्स मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है हम डिसीज़न ले लेते हैं उसके बाद हम बीच में छोड़ देते हैं कि ये अब हमसे नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे भी टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया कि हाँ आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छी हैं। और सारे बच्चों को, हमको बस नहीं, सारे बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाता था। अगर कोई बच्चा अच्छा है तो भी उसको चीज़ें बताई जाती थी और अच्छा नहीं है तो उसको तो बताई ही जाती थी। और ये भी नहीं है कि जब आपके काम की चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं तो आप इधर उधर ध्यान दें, आप उसको भी देखिए, क्योंकि 10 बात में से कोई एक बात तो होगी जो आपके लिए अच्छी होगी। तो बस जितना कुछ भी था, जितनी भी आज हो पाया है, जितनी भी रैंक आई है, ये मोहित सर हैं, शुक्ला सर हैं, रवि सर हैं, इन सब के कारण आई हुई है। बस बिलीव रखिए अपने टीचर पे, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रिया, हम लोगों को इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, क्योंकि ये स्टूडेंट का सिलेक्शन और स्टूडेंट का जो रैंक आता है वो स्टूडेंट की टीचर सिर्फ गाइड कर सकते हैं और स्टूडेंट की
खुद की मेहनत रहती है, नो डाउट, ये आप भी समझते हो और सभी जानते हैं, है ना। और थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि रिया हमारी स्टूडेंट रही हैं, और न सिर्फ हमारे लिए सरकारी जॉब एकेडमी के लिए, इवन पूरे शहर के लिए, क्योंकि एक अगर कोई निकलता है स्टूडेंट से, वो सिर्फ अपने घर के लिए ही नहीं, वो पूरे सिटी के लिए एक रिप्रेजेंट करता, पूरी सिटी को रिप्रेजेंट करता और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगी होगी और आपको कहीं ना कहीं आगे एग्ज़ाम के लिए आपको गाइड करेगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।